सर पेपर लीक कैसे होते हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? पेपर लीक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई, करोड़ की इंडस्ट्री हो गई और ये गैंग्स है पेपर लीक्स के। और उन्होंने हमको तब इन्फॉर्म किया कि 2 पेपर इस संडे को लीक हो रहे हैं। वो 20 लाख का बिक रहा था। 200 करोड़ का फेक डिग्री स्कैम, 42,000 फेक डिग्रीज बांटी थी उन्होंने। 212 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टी ईडी ने फ्रीज की, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। क्रिमिनल गैंग्स कितना प्रोमिनेंट है ये। जहां ये लगेगा कि कानून लचीला है, कानून में दम नहीं है, तो वो पनपते रहेंगे। सर इंटेलिजेंस गैदरिंग कैसे करी जाती है? बाएं हाथ को पता नहीं था दाएं हाथ क्या कर रहा है, तो लीड इंटेलिजेंस एजेंसीज का कॉन्सेप्ट किया। तो इंटेरोगेशन के सर क्या टेक्निक्स होते हैं पुलिस के पास? इंट्रोगेशन एक आर्ट है और एक साइंस भी है। हिमाचल में कुछ ऐसी जगहें हैं जो जानी जाती हैं ड्रग यूज के लिए। हाउ इज इट दैट इट इज स्टिल रैम्पेंटली गोइंग ऑन? डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि यंग एडिक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। लार्जेस्ट सीजर के करीब हुआ था, जिसकी वैल्यू करोड़ों में है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ। मेरे साथ हैं रिसेंटली रिटायर्ड डीजीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिनके साथ मैं बहुत कंटेंशियस इश्यूज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं वो। आई वांट टू टॉक अबाउट द एनडीपीएस एक्ट, आई वांट टू टॉक अबाउट ड्रग यूज़ जो हिमाचल में होती है और जो प्रोडक्शन होता है कैनबिस का। आई वांट टू टॉक अबाउट द स्कैम्स दैट ही हैज अनअर्थड। उन्होंने 2,500 करोड़ का स्कैम क्रिप्टो करेंसी का एक अनर्थ करा। मैं जानना चाहता हूँ वो कैसे हुआ, होता क्या है और पैसे वापस निकलते कैसे, लोगों के पैसे वापस आते भी हैं कि नहीं। उन्होंने एक फेक डिग्रीज का स्कैम दैट एक्चुअली रॉक्ड द होल नेशन। ही वॉज द वन हु tapped it, who unlocked it, who cracked it. He was in a terrorist encounter in his first posting, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए और एक बच्चे की जान उन्होंने बचाई। ये बस कुछ इंसिडेंट्स हैं उनके लाइफ के। इसी टाइप का करियर रहा है उनका थ्रू आउट। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नॉट ओनली अबाउट दीज एक्सपीरियंसेस बट अबाउट जनरली हाउ वी शुड डील विद आवर लाइफ, हाउ वी शुड डील विद द पुलिस, व्हाट इज द इंटरनल सिक्योरिटी एपरेटस ऑफ आवर कंट्री, और हमारे कंट्री में जो एक्चुअल रॉट है जो हमको अंदर से खा रही है धीरे धीरे, वो उन्होंने बड़े क्लोजली देखी है। उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ सर से। सो दैट वील गेट स्ट्रेट इनटू दैट कॉन्वर्सेशन विदाउट फर्दर अडू। प्लीज हेल्प मी वेलकम IPS श्री संजय कुंडू, एंड विद a lot of privilege and lot of happiness and honor I am inviting him here, and we'll begin the conversation without further ado. Thank you and all the best. Thank you so much sir for coming for this podcast. बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके और बहुत कुछ है सर मुझे आपसे पूछने के लिए। नमस्कार रवि जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को काबिल समझा इस पॉडकास्ट के लिए। नहीं सर, इट मस्ट बी द अदर वे राउंड। अभी मुझे काबिल समझा कि आप आए और मुझे आपने अपना टाइम दिया। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, बट आई विल गो सेक्शन बाय सेक्शन। सबसे पहला सर, आप हिमाचल प्रदेश के DG थे और अभी हाल ही तक ओनली अंटिल रिसेंटली यू वर देयर, अभी रिसेंटली सर आपने रिटायरमेंट लिया। आपने सब देखा है सर उसमें। आपने बताया एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट और बहुत अर्जेंट पर्टिनेंट इशू, पेपर लीक्स। आपने सर पेपर लीक्स कुछ अनकवर करे जो कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम के थे, और उसमें सर क्या हुआ था? कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये पेपर लीक की। अभी नीट का पेपर लीक हुआ था और पूरी के पूरे पब्लिक एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी ही सॉर्ट ऑफ एंड इट इज़ अंडर क्वेश्चन आज की डेट में। आपने सर ये बिल्कुल ग्राउंड पे देखा है। सर पेपर लीक कैसे होते हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि पब्लिक एग्जामिनेशन तो भारत में हैं और रहेंगे, और पब्लिक एग्जामिनेशन सरकारी नौकरी के लिए भी होते हैं, बाकी एडमिशन्स के लिए भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए भी होते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 तरह की बात है। एक तो पेपर लीक होना, एक जब पेपर होता है तो ब्लूटूथ वगैरह इस्तेमाल करके करना, एक चेन ऑफ कस्टडी जो होती है उसका फ़ायदा उठाना। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी कस्टडी होती है इसकी। पेपर है, आंसर शीट्स हैं। नमस्कार दोस्तों, ये एक खास अनाउंसमेंट है। हमको पता है कि लाइफ में जिस चीज को सीखने की जरूरत है वो हमको स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकता। हम जानते हैं समझदार बड़े लोगों की बातें सुन के ही सीखा जा सकता है या हिडन ट्रायल से सीखा जा सकता है। व्हाट एग्जैक्टली इज द सिलेबस ऑफ लाइफ, उसको समझने के लिए सिलेबस ऑफ लाइफ एकेडमी आई हैड स्टार्टेड इज नाउ लाइव, इज फॉर एनीवन जो ग्रो करना चाहता है, सीखना चाहता है, स्टक है, गाइडेंस मांगता है। इंडिया के सबसे ग्रेट माइंड्स विल कम, they will mentor you, they will teach you, they will bear their soul in front of you. Everything that they have to teach, everything important in the syllabus of life, I will create and I will distribute for free. And in order to join, no entry requirements. You have to do nothing but simply sign up. The lessons that we will learn here, you will find nowhere else. And you will find them impactful, ruthlessly practical, and extremely important. Thank you, and I'll see you inside. तो मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था
और हमने तो दिल्ली के पास एक प्रेस से छपाया था, हमने सोचा था इसका क्या लेना देना हिमाचल से, तो ये सेफ रहेगा। लेकिन क्या होता है, हमने जो हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि जो पेपर छापती हैं ये नॉर्मली जो रिज़र्व बैंक की सर्टिफाइड हो, जो चेक वगैरह बनाते हैं, सब इनके बेसिकली चेक्स इन प्लेस हैं। हम ऐसे नहीं किसी को देते थे, इनके चेक्स इन प्लेस हैं, ये सर्टिफाइड होती हैं। लेकिन जब भी एक्स्ट्रा लोड होता है तो ये कैजुअल लेबर कुछ एम्प्लॉय करते हैं प्रेसेस। राइट। एक तो उनका रेगुलर लेबर होता है जो वेटेड होता है, पूरा सर्टिफाइड होता है, जिनकी वेरिफिकेशन होती है। और ये जब कैजुअल लेबर आता है तो ये जो इसके जो ड्राफ्ट बनते हैं उसको किसी तरह से स्मगल करके बाहर ले जाते हैं। हमारे केस में भी ऐसा हुआ, कैट के भी केस में हुआ, आईआईटी के केस में भी ऐसा हुआ। इनको जो कैजुअल लेबर है इनको समझ नहीं आता, लेकिन इनके नेटवर्क्स दिल्ली के आसपास बहुत हैं और ये गैंग्स है, ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं पेपर लीक्स के, ये फिर देते हैं। इसमें हमने ये पता लगाया कि कोई भी पब्लिक एग्जामिनेशन या तो शनिवार को होता है या इतवार को होता है, और हर शनिवार इतवार को होता है ऐसा। और ये जो गैंग्स हैं इनका काम ही ये है, ये पेपर कहीं से प्रोक्योर करते हैं और फिर कोचिंग क्लासेस जो है उनके माध्यम से ये स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई करते हैं जिनको अप्रोच किया जा सकता है जी। कंसिडरेशन, पैसे की कंसिडरेशन पे भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद नया पेपर आ जाता है। और अगर मान लो ये पकड़े भी जाते हैं, 420 वगैरह जो आईपीसी में था उसमें सज़ा बहुत कम थी और बेल 2-3 महीने के बाद हो जाती थी। तो ये बार बार, किसी के पास 10 केस थे, किसी के ऊपर 20 केस थे, लेकिन ये मानते नहीं थे। लेकिन ये पेपर लीक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई, करोड़ की इंडस्ट्री हो गई। जब हमने इस पूरे केस की छानबीन की, इन्वेस्टिगेट किया, तब मैंने भारत सरकार और राज्य सरकार को भी कुछ मैंने रिकमेंडेशन किए, जिसमें था कि जैसे स्टैम्प पेपर का पहले फ्रॉड होता था तेलगी से पहले, उसके बाद सरकार ने एक स्टैम्प पेपर की प्रेस बना दी। तो ऐसे ही हाई सिक्योरिटी प्रेस है, सारे जो सरकारी पेपर्स हैं वहीं छपे जिससे लीकेज ना हो। दूसरा है कि ये जो नेशनल डेटाबेस है, ऐसे जो क्रिमिनल्स है जो इसमें बार बार इंडल्ज करते हैं उनका होना चाहिए। तीसरा हमने बोला कि इसमें प्रावधान होना चाहिए ज़्यादा सज़ा का। चौथा है जो भी प्रॉपर्टी पेपर लीक से बनाते हैं वो फोरफिट होनी चाहिए, ऐसे कानून होने चाहिए। तो कुछ सरकार ने किया भी है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पेपर लीक से कोई जो अनडिज़र्विंग जो कैंडिडेट है सरकारी नौकरी पा लेता है तो वो आके सरकार की नौकरी में सारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। मान लो कोई गलत कैंडिडेट डॉक्टरी में चला जाता है तो पूरी उम्र वो अच्छा डॉक्टर नहीं रहेगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े बड़े ज़्यादा हैं और सरकार को इसमें बड़ी सीरियसली सोचना चाहिए। पॉलिसी लेवल पे क्राइम पे तो जो है करें, लेकिन एक आज के दिन में इसका नेशनल डेटाबेस बनना चाहिए पेपर लीक के कितने क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि बार बार यही करते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, जब हम इंट्रोगेट कर रहे थे उसमें कुछ लोग हमने द्वारका के पास के पड़े थे, जो दिल्ली में द्वारका है, तो वो रहते थे, कहते हमारा काम ही यही है। और उन्होंने हमको तब इन्फॉर्म किया कि 2 पेपर इस संडे को लीक हो रहे हैं। एक तो राजस्थान गवर्नमेंट का था, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का पशुधन सहायक, वो 8 लाख में बिक रहा था। और दूसरा था जो एमडी का एग्ज़ाम था, जो कैंडिडेट बाहर से एमबीबीएस करके आते हैं उनका एमडी का एक अलग एग्ज़ाम होता है, वो 20 लाख का बिक रहा था। हमने तुरंत हेल्थ मिनिस्ट्री को बताया, राजस्थान गवर्नमेंट को बताया, पेपर कैंसिल हो गया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये करते ही रहते हैं, कोई ना कोई पेपर होता रहता है, इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते रहते हैं। और ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी बड़ी है, ऑर्गेनाइज क्राइम काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी वैल्यू का ट्रांजैक्शन होता है, तो इसमें तुरंत कुछ करना चाहिए। हमने तो ये भी लिखा कि पेपर लीक है, इसमें आईपीसी में एक सेक्शन होना चाहिए। और मैं आज भी आग्रह करूंगा कि ऐसा एक सेक्शन होना चाहिए जो पेपर लीक में इंडल्ज करें, उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए सर। और इससे सर पब्लिक ट्रस्ट का डेफिसिट बहुत बढ़ा जाता है, क्योंकि भारत में लोग मानते हैं, जानते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरिट पे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी बहुत बड़ी एस्पिरेशन है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम इन सब एस्पिरेशन का सबसे बड़ा एक रूप है। और उसमें जब ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है तो एकदम से आदमी को ये डाउट होने लगता है कि क्या मेरा कभी नंबर लगेगा भी इस देश में, अगर हर चीज़ जुगाड़ से चल रही है
तो क्या मैं कभी इस रेस में आऊँगा भी? रवि जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो हमारा कांस्टेबल का था वो 7 से 8 लाख में बिका। और मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक कैंडिडेट था जिसने दिए थे। किसको दिए थे? एक राजस्थान का एक लड़का था। कहाँ राजस्थान, कहाँ हिमाचल प्रदेश। वो बीएसएनएल पहले में काम करता था। बीएसएनएल से इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर भर्ती हो गया, शायद उसने भी दिए होंगे। इंस्पेक्टर भर्ती होने के बाद वो यही काम करता था। फिर हमने जब उसको राजस्थान चित्तौड़गढ़ से पकड़ा तो उसका काम ही ये था। पहले तो ये करके उसने सर्विस पाई, सर्विस में रहते हुए पेपर लीक का ही काम करता था। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसके बड़े सीरियस परिणाम हैं। तो इसको मतलब आपने बोला कि मेरिटोक्रेसी जो है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। बिल्कुल बात सही है। अगर ऐसे अनडिजर्विंग और गलत लोग सर्विस में आएंगे तो पूरा हमारा जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है सारा का सारा बैठ जाएगा। जी सर, मेरिटोक्रेसी का एक और बहुत बड़ा नमूना जो आपने अपने करियर में खुद देखा है सर, आपने एक स्कैम को बस्ट किया, 200 करोड़ का फेक डिग्री स्कैम। पेपर लीक स्कैम तो एक अलग चीज़ थी, फेक डिग्रियाँ आज तक बिकती हैं, सबको पता है कि होता है। इसमें क्या था सर? एक यूनिवर्सिटी थी जिसको आपने अनकवर करा, ये कैसे होता है सर? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। आपने इसमें लिखा है कि सर 42,000 फेक डिग्रीज बांटी थी उन्होंने। देखिए, बात सही है। जब हमको कंप्लेंट आई थी तो हमने इस पे एसआईटी बिठाई। एसआईटी ने सारे एस्पेक्ट्स हैं, जो डिजिटल एस्पेक्ट्स है, क्रिमिनल एस्पेक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग का एस्पेक्ट है। एक व्यक्ति था जो छोटी मोटी फार्मास्यूटिकल दुकान करता था करनाल के पास का। फिर उसने यूनिवर्सिटी बनाई यहाँ, यूनिवर्सिटी की फ़ेक डिग्रीज़ करता था, इससे बहुत पैसा बनाया। फिर उसने उदयपुर के पास एक यूनिवर्सिटी बनाई। जब हमको पता लगा तो हमने पूरा इसमें एक्शन किया, पूरे इसको प्रेमिसेस को हमने सील किया। हमने पाया हज़ारों उसमें फ़ेक डिग्रीज़ थी और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में इन्होंने डिग्री दी थी जो ऑथराइज्ड ही नहीं थी। आप देखिए कि ऐसे, और ताज्जुब की बात है कि इसमें से बहुत लोग डिग्री लेके दुबई और यूएई में नौकरी कर रहे थे, बहुत लोग सिंगापुर में नौकरी कर रहे थे। अच्छा अच्छा, नौकरी भी इंटरनेशनली पा गए थे, विदेश में कर रहे थे। अच्छा। तो इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है अगर यूनिवर्सिटी इंडिया में फेक डिग्रीज देने लगे, क्योंकि आज के दिन में भारतीय लोग हैं विदेश में भी बहुत नौकरी करते हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। लेकिन हमने तुरंत प्रभाव से उसमें काम किया और 212 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टी ईडी ने फ्रीज की, 212 की। और ईडी ने बोला कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को तो एक्सप्लोर कर ही रहे थे, लेकिन ये एक पहला बड़ा केस हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भेजा जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। वाह। तो उसके बाद ईडी की भी आंखें खुल गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री की भी आंखें खुल गई और हमने सरकार को एक सुझाव दिया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी आप एक ऑडिट करें। ऐसा ना हो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोलने की तो आप परमिशन दे देते हो, उसके बाद वो डिग्रियां बेचने लग जाए। सब के सब अरेस्ट हुए, काफ़ी देर अंदर थे, सब हुआ। लेकिन हमने उसके बाद इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की, सर्च सीजर भी किया, हमने सबको इत्तला किया कि यहाँ फेक डिग्री हैं। लेकिन आज के दिन में इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसे लोग विदेश में भी नौकरी कर रहे हैं और वहाँ की अगर सरकार पकड़े कुछ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ज़्यादा है। एम्बैरेसिंग भी बहुत होगा सर। हाँ, मेरे को याद है, तब मेरे को जो इंडिया के एम्बेसडर थे सिंगापुर, उनका लेटर आया था कि हमने इतने देखे और सिंगापुर में इस यूनिवर्सिटी के इतने वो हैं। तो और सिंगापुर सरकार ने उनके पासपोर्ट रख लिए, भाई ये तो फेक हैं। तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसे ही दुबई में हुआ। दुबई में कई स्टूडेंट्स थे वहाँ के जिनके पास डिग्री थी, वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन डिग्री जेन्युइन नहीं थी। तो उनकी शादी भी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, नौकरी मिल जाती है, उसके बाद आप क्या करोगे? तो मतलब समय रहते और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर इसमें काम हो तो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट हैं विदाउट चेक्स अगर चलती रहेंगी तो ऐसा तो होता रहेगा। सर, क्रिमिनल गैंग्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में हम सुनते हैं, कितना प्रोमिनेंट है ये? मैंने सुना है कि पंजाब में द नंबर ऑफ गैंग्स हैज़ इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली। और हिमाचल में भी क्या ऐसा है? और ओवरऑल इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गैंग्स कितने प्रेवलेंट हैं? और क्या आपका कोई पर्सनल इनकाउंटर हुआ है कभी?
देखिए ऐसा है कि जब पेटी क्राइम से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं तो गैंग्स हो जाते हैं। और बहुत जैसे अगर उनके पास पैसा आ जाता है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन बढ़ जाता है, उसमें एक हायरार्की हो जाती है, तो ये गैंग्स बन जाते हैं। ठीक है। और ये पावर कंट्रोल के लिए करते हैं गैंग्स, कि मेरा इस इलाके में है वो है। इसको गैंग्स बोलो, ऑर्गेनाइज क्राइम बोलो। ड्रग्स में तो हो गया है, ड्रग्स में हो गया है, साइबर क्राइम में भी हो गया है, जैसे आपने माइनिंग में बोला वो भी हो गया है। तो जो हाई वैल्यू हैं वो तो हैं, उन चीज़ों में तो गैंग्स आ गए हैं। लेकिन गैंग्स इसलिए भी आते हैं क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है, जो बेसिक पुलिसिंग है पुलिस स्टेशन की या पुलिस चौकी की, वो नहीं हो रही। क्योंकि गैंग्स ऐसे ऊपर से तो आते नहीं, आसमान से टपक के तो आते नहीं, नीचे से जाते हैं। अगर गैंग्स कहीं हो रहे हैं, इतने बड़े बन गए हैं, तो रूल ऑफ लॉ या पुलिस प्रणाली पे एक प्रश्न चिन्ह है कि कैसे हुआ ये। क्योंकि आपके पास कानून सारे हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं कानून के, और आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पाए तो इसका मतलब नहीं। मैं आपको बताता हूँ, पन्नू करके एक है 6 फॉर जस्टिस का, गुरपतवंत सिंह पन्नू। तो उन्होंने हम हिमाचल में एंट्री करने की कोशिश की। हिमाचल विधानसभा में 3-4 साल पहले खालिस्तान के झंडे लगाए और कुछ ग्राफिटी भी लिखी। हमने 24 घंटे में सारे उसके पकड़ लिए और वो अंदर है। उसके बाद एक और बार उन्होंने ट्राई की, चिंतपूर्णी एक जगह वहाँ करने की, दोबारा हमने पकड़े। उसके बाद कभी इंसिडेंट नहीं हुआ। जो पावर ऑफ लॉ है, अगर आप ऐसे लोगों पे लाओगे तो ये बंद हो जाएंगे। जहाँ ये लगेगा कि कानून लचीला है, कानून में दम नहीं है, तो वो पनपते रहेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि उसके बाद से आज तक वो हिमाचल में एंट्री नहीं कर पाए, क्योंकि पता था कि ये हिमाचल प्रदेश पुलिस पकड़ लेगी और अंदर डालेगी। कोई यूएपीए में केस करते थे, उसके बाद कोई बचाव नहीं है, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो गए। शुरू में हमको उन्होंने दे टुक अस बाय सरप्राइज, एक हमको चौंका दिया, क्योंकि हमको लगता था कि हिमाचल इतना शांतिपूर्व है, यहाँ कुछ होगा नहीं। लेकिन 2 इंसिडेंट्स मेरे समय हुए, हमने उस पर पूरी कार्रवाई की। जब पूरी कार्रवाई की, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई। और उनका बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम था। जब हमने उसको खोला, हमने केंद्र की एजेंसी को दिया, उनके बहुत मॉड्यूल बस्ट हुए, उनके बहुत मॉड्यूल जो है वो टूट गए उसके बाद। और ये क्या करते थे कि वहाँ से कहीं विदेश से बोलते थे, किसी नौजवान को बोलते थे पंजाब में, उसको 20-30 हज़ार रुपये देते थे, बैग लेके वो काम कर देता था। उसके बाद आप देखोगे आज के दिन में वो खबर में नहीं है, क्योंकि हमने कार्रवाई की। आपके पास कानून है, कानून में बहुत शक्ति है, अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स या गैंग्स पनपेंगे नहीं। सर, जो एक और तरीका है जिसके बारे में आपने थोड़ी सी बात भी करी, इंटेरोगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी से इन्फॉर्मेशन निकलवा पाएँ या हमको बता पाए, जैसे कि आपको पेपर लीक वाले केस में उन्होंने बड़े अच्छे से बताया, पूरे तरीके से ही बताया कि हम यही काम करते हैं और अगले संडे ये होने वाला है। तो इंटेरोगेशन के सर क्या टेक्निक्स होते हैं पुलिस के पास, कैसे उनको हम परसुएट करते हैं कि वो बताएं जो हम जानना चाहते हैं और वो सच हो? इंट्रोगेशन एक आर्ट है और एक साइंस भी है। इसका जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं लेना देना है। तो और हर एक के बस की भी नहीं है, हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बस की भी नहीं है। हमने ऐसे आईओज आइडेंटिफाई किए थे जो क्वालिटी इंट्रोगेशन कर सकें। और ये जो नॉर्मली बड़े केसेस में हम एसआईटी बनाते थे, क्योंकि एक है कि कोई इंट्रोगेशन में अच्छा है, कोई सेलफोन फोरेंसिक्स में अच्छा है, कोई क्राइम सीन में अच्छा है, तो फिर हम जॉइंट इंट्रोगेशन करते थे। और बड़े केस आते थे उसमें सेंट्रल एजेंसीज़ को भी हम इन्वॉल्व करते थे। और कहीं ना कहीं उनका झूठ पकड़ा जाता था, एक बार झूठ पकड़ा जाता था फिर बोल देते थे। तो मतलब इसमें तो मेरा सजेशन यही रहेगा, एक जॉइंट इंटरोगेशन टीम हो जिसमें डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज़ के, अलग अलग कॉम्पिटेंसीज़ के लोग हो। एक है बड़ा पेशेंटली कोई बात कर सकता है, एक है जो रिकॉर्ड करेगा कि क्या बोल रहा है, एक है कि फ़ोन देख के पता लगा सकता आप यहाँ थे वहाँ थे, उसको कन्फ्रंट कर सकता है, एक है क्राइम सीन कैसे हुआ क्या हुआ, फिर एक है जो नेटवर्क्स, आजकल को तो नेटवर्क्स भी आ सकता है ना, ऊपर से नीचे फ़ोन से मिल जाता है, दूसरे से मिल जाता है, नेटवर्क फ्लो कैसे कर रहा है।
आज की जो इंटरोगेशन है काफ़ी टेक्निकल हो गई है और हम इंटरोगेशन टेक्निक्स में अपने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में कोर्सेज भी चलाते रहते थे और बाहर के राज्य भी हमारे उसमें आते थे, क्योंकि देखिए ऑर्गेनाइज क्राइम एक नेटवर्क का पार्ट है। आप इंडिविजुअल को अगर पकड़ोगे, इंडिविजुअल क्रिमिनल को, तो बात नहीं बनती, आपको पूरा नेटवर्क तोड़ना है। नेटवर्क तोड़ने के लिए आपको परसुएसिव और एक सॉलिड इंटरोगेशन जॉइंट करने की ज़रूरत है। मैंने जैसे बताया कि हमने एक क्रिप्टो करेंसी का भी किया था, आपने बताया 25,000 करोड़ का स्कैम था। 2,500 करोड़ का। 2,500 करोड़। तो उसमें भी हमने सारे तार जो है निकाले उसके, जी। वो भी पेशेंट इंटरोगेशन टेक्निक्स, वेस्ट में इसको इंटरव्यूइंग टेक्निक्स बोलते हैं, वो की हमने, और उससे एक के बाद एक के बाद तार खुलते गए। और हमने आइडेंटिफाई किया ऐसे अफसर जो इंटरोगेशन में अच्छे हैं, और हम जैसे एसआईटी के हेड थे उनसे पूछते थे भाई इसको किसको लगाए इस एसआईटी में जिससे आप कंफर्टेबल हो, जो कुछ कर सकता हो। कोई फ़ायदा नहीं है कि एसआईटी में ऐसे लोग हो जिनकी कॉम्पिटेंसी सेम ही हो, आपको अलग अलग लोग भी चाहिए इसमें। और कुल मिला के हमको काफ़ी सफलता मिली इसमें। सर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेल फोन एंड डेटा एंड एवरीथिंग, जब एक इंसान के सामने बैठा जाता है, उसे इंटेरोगेशन करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, एक अच्छा इंटेरोगेटर कैसा होगा? वो उसको डराएगा, धमकाएगा, कि वो उससे प्यार से बात करेगा, और वो क्या करेगा कि वो इन्फॉर्मेशन निकले? देखिए, ऐसा डराने धमकाने के दिन तो गए। तो एक वो होता है उनका, वो बिल्डअप करते हैं, उनके साथ एक कंफर्ट लेवल होता है, फिर उसके बाद वो जब कुछ बताने लगता है तो उसको एक लॉजिकल एंड पे ले जाते हैं, थोड़ा गिल्ट देना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो मैं तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये तो अगर कोई आपके सामने कोई है तब कर सकते हैं, लेकिन ये आर्ट भी है, एक साइंस भी है, और एक जैसे जैसे आप करते रहते हो एक्सपीरियंस के साथ अच्छा भी होता रहता है। अब देखिए, ऐसा है कि आप मर्डर एक्यूज्ड है उसको तो अलग तरह से इंट्रोगेट करोगे, जहां आपने रिकवरी करनी है, मोटिव जानना है। अगर आप किसी साइबर वाले को इंट्रोगेट कर रहे हो, अलग तरह से करोगे। तो हर क्राइम के अलग पहलू होते हैं जिसको अलग तरीके से इंट्रोगेट करना ज़रूरी होता है। ठीक है सर, आपने कहा कि सोशल मीडिया में यंग ऑफिसर्स अपने आप को पॉपुलराइज करना चाहते हैं, और ख़ासकर जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है और जब नए ऑफिसर्स आते हैं, तो इट इज़ द ट्रेंड इज़ जस्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। आपका सर इस पे क्या कहना है? क्या क्या यंग ऑफिसर्स को, जो अभी सिलेक्ट हुए हैं, जो अब रोल मॉडल्स बनेंगे बहुत सारे लोगों के लिए, क्या उनको सोशल मीडिया पे इतना अट्रैक्टेड होना चाहिए? शुड दे बी एज प्रेवलेंट एज दे आर ऑन सोशल मीडिया? देखिए, ये तो डिमांड सप्लाई की बात है। जो एस्पिरेंट्स है वो चाहते हैं कि कोई सक्सेसफुल हुआ तो उसने क्या किया, मतलब मैं सक्सेसफुल लोग की स्टोरी मैं सुनना चाहता हूँ, वो डिमांड भी है। दूसरा है कि इन्होंने अचीव किया, ये कहना भी चाहते हैं। है इशू बैलेंस का, मेरे को ओवरडू नहीं करना चाहिए, जी। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी ओवरसी नहीं करना चाहिए, उनको तो तैयारी करनी है। जी। तो ये तो हम मानते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए हमको, और सक्सेसफुल लोगों को भी अपना एक्सपीरियंस दूसरों को शेयर करना चाहिए। वैसे ही ये सोसाइटी आगे बढ़ी है, लेकिन इसको ओवरडू कर देते हैं, वो प्रॉब्लम है। अगर आपसे पूछे भाई आपके जो सक्सेस के क्या क्या रीजंस थे, वो बताना लाजमी है बिल्कुल। अगर आपसे, मतलब आप रास्ते में चल रहे हो, आप कहीं रुक के किसी से डायरेक्शन पूछो, वो बता देता है आपको। राइट। हाँ, वो डायरेक्शन है, दिस इज ऑल्सो लाइक ए डायरेक्शन। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जो लोग इसी पे चिपके रहते हैं और ओवरडू करते हैं, वो प्रॉब्लम है। और दूसरा है कि उनका भी मोमेंट ऑफ ग्लोरी है, सब कुछ देर के बाद करना चाहते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आप देखोगे 1-1.5 साल के बाद वो इतिहास हो जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो टू एंड फ्रो टाइप, दो वे ट्रैफिक है, चलता रहेगा, और ये एक ट्रेंड होता है, उसके बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आपके करियर का रहा है ड्रग्स को कंट्रोल करना और गैंग्स को कंट्रोल करना। सर, जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, हिमाचल में कुछ ऐसी जगहें हैं जो जानी जाती हैं ड्रग यूज़ के लिए, देर फेमस, इनफैक्ट दुनिया भर में है। हशीश
इज़ अ वेरी फेमस ड्रग जो हिमाचल से निकलता है, सब जानते हैं। तो सर अभी हाउ इज़ इट दैट इट इज़ स्टिल रैम्पेंटली गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है? और क्या है सर इसका ड्रग्स का नेक्सस जो हमको नहीं पता, जो पब्लिक को पता होना चाहिए? रवि जी, ऐसा है, हिमाचल में जो कैनबिस है और ओपियम, ये वाइल्ड ग्रो होती है, ठीक है। और जो कैनबिस है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मंडी, शिमला जो हिल्स हैं, इसमें बड़ी हाई क्वालिटी की होती है, दुनिया में सबसे बड़ी होती है। सबसे बढ़िया कैनबिस दुनिया की कुल्लू में होती है। तो कई फॉरेनर्स भी जो यहाँ से स्मगल करके इसको बाहर ले गए, उन्होंने उसका साइंटिफिक टेस्ट करवाया, तो उन्होंने पाया कि कैंसर के लिए, ओबेसिटी के लिए, बॉल्डनेस के लिए और शुगर के लिए इनसे बहुत अच्छी दवाइयाँ बन सकती हैं। रही ये तो बात रही क्वालिटी की, लेकिन क्योंकि ये एक अपराध है एनडीपीएस में, तो ये पहले से चल रहा है। और ओपीएम जो अफीम है वो भी बड़ी अच्छी होती है, तो हिमाचल से बाहर जाती थी एक सप्लाई चेन के थ्रू, क्योंकि हिमाचल में वाइल्ड मिलती है, नीचे जाके इसकी कीमत बहुत हो जाती है। कई फॉरेनर्स भी आते हैं इसको कंज्यूम करने के लिए, कोई हमारे इंडिया से भी हर जगह आते हैं कंज्यूम करने के लिए। हाल ही में कुछ सालों में एक कसोल करके एक छोटा सा हिल स्टेशन डेवलप हुआ है, जिसमें बहुत लोग आते हैं, आईआईटी से भी आते हैं, आईएम से भी आते हैं। हम अपनी तरफ से जितना शिकंजा कसना कस सकते हैं, क्योंकि हम एज़ पर रूल ऑफ लॉ ही चल सकते हैं। और पिछले 10 सालों में ऐसा हुआ है कि चिट्टा जो एक हीरोइन का डेरिवेटिव है, वो पंजाब या बाहर से फिर हिमाचल में आ रहा है। उससे क्या हो गया है कि हिमाचल की जो आम जनता है, जो जवान लड़के लड़कियां हैं, वो एडिक्ट्स बनते जा रहे हैं। और ये जो चिट्टा है, ये कैनबिस और ओपीएम से ज़्यादा डेंजरस है, इसकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। इसमें कई नेचुरल डेथ्स भी हो रही है बिकॉज ऑफ ओवर यूज़। और उससे क्या होता है कि ये जो नौजवान, दोज हु नीड टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, आज के दिन में वो नेट ड्रेन बन गए हैं। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमने 3-4 कदम उठाए इसमें। हमने क्या किया कि जितनी भी ट्रायल्स हैं इसकी, जितने भी केस चल रहे हैं, उसको हमने एक्सपेडाइट किया और ज़्यादा से ज़्यादा सजा हुई। आज के दिन में 60 से 70% लोग जो हिमाचल की जेलों में हैं वो ड्रग्स के बंद हैं, ठीक है। उनकी लंबी लंबी सजाएं हो रही। उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी भी हम फ्रीज़ और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक तो ईडी के थ्रू और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू ऑल्सो, भी दोनों चल रहे हैं। तीसरा पिट एनडीपीएस है, एक एक्ट है जिसमें आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हो। मेरे टाइम वो शुरू हुआ था, आज भी वो चल रहा है। तो जो रिपीट ऑफेंडर्स है ड्रग्स में, उनको भी 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए डिटेंशन में रख रहे हैं, जैसे एनएसए में रह रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि इसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट है ड्रग्स में, आज भी ये जो बैलेंस है हमारी तरफ टिल्ट नहीं हुआ। और ये तो एक इंटरनेशनल लेवल प्रॉब्लम है, कुछ बाहर से आता है, कुछ बाहर जाता है। एक नेशनल लेवल प्रॉब्लम है, एक रीजनल लेवल प्रॉब्लम है और एक स्टेट लेवल प्रॉब्लम है। और इसका जो समाधान है हर तरह से होना चाहिए। एक तो हो गया सप्लाई, एक हो गया डिमांड। डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि जो जवान लोग हैं, यंग एडिक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई का मिसमैच की वजह से हमारा एनफोर्समेंट जितना भी एक्शन है वो पूरा नहीं पड़ रहा है इसमें। जैसे मैंने बताया, जो भी बुक्स में है वो हम कर रहे हैं। एक और हमने चीज़ की, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, ठीक है। बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज। अगर मान लो कोई स्ट्रीट पेडलर भी पकड़ा जाता है, उसका भी पीछे कहाँ से आया वो भी हम पकड़ते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुल्लू में कुछ हमने चिट्टा या हीरोइन पकड़ा, उसका जब हमने बैकवर्ड लिंकेज किया तो हमको करीब 6.5 किलो हीरोइन बड़ी अच्छी क्वालिटी का दिल्ली से एक अफ्रीकन से हमने पकड़ा। ओके। और हमने उसको अरेस्ट किया, उसको सजा भी हो गई। तो हम फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज। और ड्रग्स में अब जो भारत सरकार की नीति है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, और मेरे को लगता है बहुत अच्छी है। अगर ये पूरा जो सोसाइटी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेगा, पूरी सरकार इसमें भाग लेगी, तब जाके इसको ड्रग्स को हम कंट्रोल कर पाएंगे। हम मेरे समय में लार्जेस्ट सीजर, जो सबसे बड़ा सीजर जो है कैनबिस का 120 किलो के करीब हुआ था, जिसकी वैल्यू करोड़ों में है।
हमने किया था। तो हम बड़े सीजर्स भी खड़े करते जा रहे हैं, लोगों को सजा भी करते जा रहे हैं, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी डाल रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सीज कर रहे हैं, आगे पीछे जितने के लिंकेजेस है वो भी कर रहे हैं। हमने सरकार को ये भी आग्रह किया इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए, वो भी कर रहे हैं। ये इनसे जेल भर गए हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। सर मैंने सुना है कि एनडीपीएस ड्रैकोनियन लॉ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट। तो जो ड्रग कंज्यूमर है, जो कसौल में जाता है और कंज्यूम करता है सिर्फ टेम्परेरीली, उसको क्या पता होना चाहिए? क्या उसको जेल में डाला जा सकता है कि सिर्फ पेडलर्स को पुलिस पकड़ती है, कि एनडीपीएस किस पे ज़्यादा लागू है? Should the normal consumer of these drugs, who is a tourist, be concerned? And how concerned? देखिए ऐसा है रवि जी, जो ऑफेंस है वो तो है, चाहे कंज्यूम करो, चाहे आप रखो, चाहे उसको आप ट्रेड करो, स्मगल करो, ऑफेंस तो बनता है। लेकिन आज भारत में क्या है कि बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़र्स हो गए। उनको रिहैबिलिटेशन कहाँ करना है, उनको किस सेंटर में ले जाके, जैसे मैं अगर पेरेंट हूँ, मेरे बेटे को हो गया, बेटी को हो गया, तो बड़ी डिनायबिलिटी रहती है, जिसके कारण क्या है, मैं मानता ही नहीं। अगर मान भी लूँ, इनको ले कहाँ जाऊँ इलाज करने के लिए? एक तो इशू है कि हमने इस पूरे को क्रिमिनलाइज कर दिया। अगर मैं कंज्यूमर भी हूँ, छोटा कंज्यूमर हूँ, तो आई एम अ क्रिमिनल। तो मेरे को तो जो कानूनी सरकार है, कोर्ट से क्रिमिनल की तरह ट्रीट करती है। लेकिन मैं उनका माता पिता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रिहैब में जाके ठीक करके वापस सोसाइटी में आ जाए। आज उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड है। आपकी बात सही है बिल्कुल, कि जो ऐसे लोग हैं अगर पता लग जाए तो रिहैब की एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ के रिहैब में जाके वो ट्रीट होके वापस सोसाइटी का एक पार्ट बन सकें। वो बिल्कुल मिसिंग है या बहुत कम है, और इसमें आज के दिन में ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो यूथ है, हमारी जो यंगर पॉपुलेशन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा घुस चुकी है। क्रिमिनलाइज इतना ज़्यादा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दे हैव टू बी ट्रीटेड, इट हैज़ टू बी सीन एज अ प्रॉब्लम। इस इशू को हमको मानना चाहिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वापस जाके इसको सोसाइटी में जाके ये दोबारा पढ़ लें, दोबारा कोई जॉब कर लें, और इसमें जो टैबू है वो हट जाए। इस पे भी काम करने की ज़रूरत है। हम तो कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि सीजर्स कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सज़ा हो रही है, एक तो वो पार्ट है। लेकिन जो मैंने जो पार्ट बताया, जो सीरियस गैप है, ये एक पॉलिसी लेवल गैप है, एक गवर्नेंस लेवल गैप है, इसको भी मेरे को लगता है सरकार को देखना चाहिए। समझता हूँ। सर जो कैनबिस है, बहुत कंट्रीज़ में डीक्रिमिनलाइज हो गया है। कनाडा की बात करता हूँ सर, मेरी कुछ फैमिली भी है वहाँ पे। तो इट हैज़ बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ टैक्स फॉर द कैनेडियन गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज़ ओपनली अवेलेबल है और बहुत रेगुलेटेड तरीके से वो अवेलेबल है हर किसी के लिए। जैसे एप्पल स्टोर जैसे स्टोर्स वहाँ पे खुले हुए हैं। तो आपका कैनबिस की डीक्रिमिनलाइजेशन पे क्या ओपिनियन है? क्या ये हमको करना चाहिए? एज अ फॉर्मर ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मुझे पता है कितना टैक्स इससे बन सकता है, बिकॉज सम पार्ट ऑफ आवर डिपार्टमेंट वाज आल्सो डूइंग नारकोटिक्स, जैसे ओपियम कल्टीवेशन और डिस्ट्रक्शन। एनसीबी में कुछ आईआरएस ऑफिसर हैं, तो आई हैड सम ट्रेनिंग ऑल्सो, एक्सपोजर ऑल्सो। तो ओपिनियन तो सर ऐसा है, मतलब लोगों का कहना है। तो ये डू यू थिंक इट इज़ अ वाइबल एंड अ रीजनेबल स्टेप? क्या हमें डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए इसको? आपने कहा टैबू हटना चाहिए, आई कम्प्लीटली एग्री। यूज़र पे, ड्रग एडिक्ट पे देयर शुड बी नो टैबू, वो विक्टिम है। बट डीक्रिमिनलाइज करना चाहिए सर कैनबिस हमको बाकी देशों की तरह? रवि जी, इसमें ना ओपिनियन डिवाइडेड है। मैं अपने राज्य में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन भी था, तो ये जो ड्रग्स का मामला मेरे अंडर आता था पॉलिसी लेवल पे। हमने तब कैनबिस एक पॉलिसी भी बनाई थी, और जो ओपीएम की पॉलिसी, ओपीएम के रूल्स भारत सरकार बनाती है, और कैनबिस की राज्य सरकार को पावर है। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ से जो फ़ॉरेन ले गए थे, उन्होंने देखा कि मेडिसिनल क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, तो हमने सरकार को रिकमेंड किया था कि साइंटिफिक यूज़ के लिए, मेडिसिन यूज़ के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, क्योंकि इससे हेम्प बहुत अच्छा बनता है, जिससे रस्सी वगैरह बनती है। और जो हमारा जो हेम्प है वो चीन से बेहतर है, लेकिन क्योंकि इंडिया में बनता नहीं, तो चीन ने पूरा हेम्प का मार्केट पूरी दुनिया में कंट्रोल कर रखा है। प्राइसेस भी वो कंट्रोल करते हैं, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। हमने तब सरकार को ये प्रस्ताव भेजा था कि इसको ओपन किया जाए, और इसमें रूल्स भी बनाए थे। तो ये डिस्कशन पब्लिक फोरम पे, पब्लिक डिबेट्स पे चलती रही।
कुछ फैसला आज के दिन में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है, लेकिन ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात है, नेतृत्व की बात है कि वो क्या सोचे, ठीक है नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकल फॉलोआउट्स हैं इसके। लेकिन जो हमने रिकमेंड किया था सरकार को, इसको साइंटिफिक इस्तेमाल के लिए, मेडिसिनल इस्तेमाल के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए खोल देना चाहिए। हम कंजप्शन के लिए नहीं हमने बोला, तब भी हमने ये बोला कि इससे अगर कुल्लू की चरस से एक हाई क्वालिटी कैंसर की ड्रग बन सकती है जिससे लोगों की जान बच सकती है, उसको तुरंत करना चाहिए। अगर डायबिटीज़ की ड्रग बन सकती, करना चाहिए। ओबेसिटी की ड्रग, अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, बनना चाहिए। तो हमने ये 3 इस्तेमाल के लिए सरकार को रिकमेंड किया था, और ये तो अब स्टेट की कैबिनेट या पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करेगी। लेकिन मैं पर्सनली कंजम्पशन के अगेंस्ट हूँ। पहले 3 चीज़ों के लिए इसको अगर खोल दें, इसके परिणाम देखें कैसा चलता है, इसका समाज के ऊपर कैसा असर है, उसके बाद इस पे आगे सोचा जा सकता है। जी सर। सर मैं जानना चाहता हूँ, बहुत लोग जानना चाहते हैं पॉलिटिशियंस और उनका इन्फ्लुएंस पुलिस पे कैसे होता है। क्या आपके साथ कभी कोई इंसिडेंट हुआ है जब आपको प्रेशराइज करा गया हो या कुछ प्रेशर डाला गया हो? ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत बारी सुनने को मिलता है कि लोग एक तरीके से अलाइंड होते हैं, पॉलिटिकल पावर चेंज होती है, सबकी पोस्टिंग हो जाती है। ये सब होता है क्या सर एक्चुअली में? देखिए, ऐसा है कि एक चीज़ तो रवि जी हम देख लें कि पॉलिटिशियन को एक मैंडेट मिलता है, तभी वो कुर्सी पे आते हैं। जब मैंडेट मिलता है तब उनके पास पावर भी होती है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हीं की है, चाहे प्रेस में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे कहीं भी हो, तो उनके पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं। और कुछ लेवल से नीचे तो जैसे डीजी लगा सकते हैं, कुछ लेवल से ऊपर वो रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट चॉइस तो गवर्नमेंट की होती है। और मैंने एक अफसर रह के कभी आई नेवर क्वेश्चन द विजडम ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने कभी गवर्नमेंट की सूझबूझ को क्वेश्चन नहीं किया, ये उनका प्रेरोगेटिव है, बाकी काम लेना हमारा काम है। तो मेरे को लगता है इसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। जो सरकार को करना है वो सरकार करेगी, जो मेरे को करना है मैं करूँगा। लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट में जो सरकार लोगों ने चुनी है उसकी है। मैं तो विधानसभा में जवाब नहीं दे सकता, अगर कोई करेगा मैं कैसे दे सकता हूँ? मुख्यमंत्री या गृह मंत्री को देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं मीडिया में कुछ लेवल के ऊपर तो कुछ कह नहीं सकता, वो तो माननीय मुख्यमंत्री या गृह मंत्री को करना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे को करना है मैं ठीक से करूं, जो सरकार को करना है वो अपने विवेक से करेगी। सर बट इसमें एक यूज़ केस है जो डिस्टर्बिंग है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अभी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे इलीगल माइनिंग माफिया, जो धीरे धीरे इतनी पावरफुल हो जाती है कि दे बिकम पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में भी अच्छा कर लेते हैं हम लोग। और जब ये होता है तो क्या ही सर आपको डिस्टर्बिंग नहीं लगता है? क्या रीज़न है कि ये लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं? मैं अभी 35-40 साल के अनुभव से तो ये बोल सकता हूँ कि क्रिमिनलाइजेशन तो पॉलिटिक्स में भी कम हुई है। चेक्स एंड बैलेंस काफ़ी हो गए, कोर्ट्स हो गई, मीडिया हो गया है, देन सोशल मीडिया हो गया। आज तुरंत कंडक्ट बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अगर गलत कंडक्ट है तुरंत वो मीडिया में आ जाता है, जुडिशल नोटिस में आ जाता है, हायर पॉलिटिकल लीडरशिप में आ जाता है। देखिए, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, कुछ देर के बाद ये मेरे को लगता है काफ़ी ठीक हो जाएगा। लेकिन आज के दिन में जो परिस्थिति है 20 साल पहले से अच्छी हो गई है, ठीक है। आपको जब चुनाव लड़ते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ता है, लोग सोचते हैं। कुल मिला के जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे एक्सटर्नल थ्रेट्स थे, पहले टेररिज्म था, अक्रॉस द बॉर्डर का जो था थ्रेट, वो काफ़ी कम हो गया। हमारा जो नेक्सस है उसमें काफ़ी कम हो गया। एक तो एक्शन से भी हुआ, और मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड ऑफ लॉ जो है, स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ लॉ, उसने काम भी किया। और आप देखोगे आज के दिन में उग्रवाद काफ़ी कम हो गया, नक्सलवाद काफ़ी कम हो गया, हमारे डिस्टर्ब्ड एरिया काफ़ी कम हो गए। तो ये तो इतने साल से लगातार निरंतर अच्छा काम करने की वजह से हुआ। मैं ये कहता हूँ कि परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। जो क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहे थे, पहले से काफ़ी ठीक हो गई। ज़ीरो नहीं हुई है, लेकिन बहुत बहुत पहले से अच्छी हो गई। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट पे आते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, आपका उनके साथ एक इनकाउंटर हुआ और आपकी एक पूरी एक्सपीरियंस है और जो हिस्ट्री बुक्स में जा चुकी है। सर उसके बारे में प्लीज़ बताइए क्या हुआ था? देखिए, ऐसा है कि
एक रोहतांग दर्रा है, रोहतांग पास है हिमाचल प्रदेश में, जो मनाली और लाहौल स्पीति के बीच में है, और वो 2-3 महीने खुलता था। तो उस पर एक टनल बनाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया। वो काम रक्षा मंत्रालय को और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस को, बीआरओ को दिया। रोहतांग को रोहतांग इसलिए बोलते थे क्योंकि लोकल लैंग्वेज में उसका मतलब है माउंड ऑफ द डेड, लाशों का ढेर, क्योंकि लोग क्रॉस करते हुए वहाँ मर जाते थे। बहुत बहुत खतरनाक एरिया था। तो इसको काफ़ी समय लगा और ये बन के तैयार हो गया। तब कोविड चल रहा था, लेकिन जैसे कोविड-1 का फेज़ बंद हुआ तो प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले प्रोग्राम था रोहतांग टनल, अटल टनल रोहतांग का इनॉग्रेशन। और मेरे को याद है 5 अक्टूबर 2020 था, ये पहला पब्लिक फंक्शन था। तभी हाल ही में कोविड-1 के थोड़े से नॉर्म्स रिलैक्स हुए थे। तो हमने रिसीव किया प्रधानमंत्री जी को और फिर उनको गेस्ट हाउस में ले गए। रक्षा मंत्रालय ने, उन्होंने बीआरओ की कैप और जैकेट पहनाई। तो गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने मेरे मुख्यमंत्री जी को कान में कुछ बोला। तो एक कारकेड होता है, ब्लू बुक के हिसाब से चलता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का पूरा सिक्योरिटी। तो मेरे को तुरंत मेरे मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे को टनल पे हिमाचली कैप और जैकेट चाहिए। तो कारकेड तो शुरू हो चुका था और थोड़ा ही सफ़र था। तो मेरे साथ मुख्य सचिव बैठे हुए थे, कहते संजय कैसे करेंगे ये। तो मेरे को याद आया कि प्राइम मिनिस्टर विजिट से पहले एक दिन पहले फुल ड्रेस रिहर्सल होती है। एक सोलंग नाला करके जगह था जहाँ इनॉग्रेशन करने के बाद प्रधानमंत्री जी को जनसभा संबोधित करनी थी। तो वहाँ राज्य सरकार ने उनके सम्मान के लिए टोपी और जैकेट देना था। तो मैंने वहाँ जो है एसपी थी ड्यूटी पे, उनको फ़ोन किया तुरंत कि वो ढूंढो और वो हमको दो। तो उसने वापस फ़ोन किया, सर वो जो तहसीलदार की ड्यूटी थी उसने ट्रंक में डाल के लॉक कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में कोई चांस नहीं लेना चाहता। मैंने बोला आप पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करो, उनको बुलाओ। तो उन्होंने किया, कहते मिल गया। फिर हमको कैसे दे, फिर हमारा कारकेड जब निकला हमने अपना शीशा थोड़ा नीचे किया और हमने बोला आप हमारी गाड़ी में फेंक देना। उन्होंने वैसे ही किया। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का कारकेड एक सिक्योरिटी बॉक्स होता है, तुरंत जो प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी एसपीजी, उनका अलार्म बजने लग गए, अलार्म हो गए कि कोई कारकेड में गड़बड़ हो गया, कुछ फेंक दिया ऐसे करके। तो डायरेक्टर एसपीजी मेरे मित्र थे, मेरे सीनियर कुलीग थे, AK सिन्हा साहब। मैंने बोला ये प्रधानमंत्री जी ने डिज़ायर किया है और ऐसे ऐसे है, सर आप इसको करवाइए, प्रधानमंत्री जी तक कैसे पहुंचेगा। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया वापस कुछ देर के बाद और बोला कि मेरा एक अधिकारी ये वहाँ इंतज़ार कर रहा होगा, आप तुरंत उसको हैंड ओवर कर देना, क्योंकि समय नहीं था। जैसे हम रोहतांग टनल पे पहुँचे, उनका अधिकारी इस्तेमाल कर रहा था, वो दौड़ के गया और वहाँ पहुँच गया। जो अटल टनल रोहतांग की जो इनॉग्रेशन थी, प्रधानमंत्री जी ने बीआरओ का कैप और बीआरओ का जैकेट पहन के की। वो पूरे उसकी खबरें थी, हम देख रहे थे टीवी में। फिर एक एग्जीबिशन लगी हुई थी जहाँ ये टनल कैसे बनी इसके बारे में बताया था। लेकिन 15-20 सेकंड जो दूरदर्शन के कैमरा है ये ब्लैंक हो गए बिल्कुल। और वहाँ से जब प्रधानमंत्री निकले तो उन्होंने हिमाचली टोपी और जैकेट पहना हुआ था। तो राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री, उन्होंने बोला ये तो चमत्कार हो गया। प्रधानमंत्री जी हालांकि शेड्यूल में नहीं था, 500 मीटर टनल में अकेले चले और वापस आए। जब वापस आए तो पूरे विश्व का मीडिया ने उनकी फ़ोटो ली और वो हाथ हिला रहे थे हिमाचली टोपी और जैकेट पहन के। वो फ़ोटो पूरी दुनिया में चली गई कि प्रधानमंत्री चीन के बॉर्डर के साथ एक बहुत बड़ी टनल है उसका इनॉग्रेशन किया। ये 10,000 फीट के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी टनल है, 9 किलोमीटर से ज़्यादा है। फिर प्रधानमंत्री जी गए और एक सीसू करके एक वाटरफॉल है, झरना है, उसके सामने उन्होंने 10-15 मिनट फ़ोटोग्राफी की। बहुत सुंदर एरिया है वो। फिर वापस आए तो उन्होंने बोला कि मैं तो ओपन जिप्सी में जाऊंगा। तो फिर सिक्योरिटी की एक कठिनाई हुई, लेकिन हम ले गए। और जब हमने प्रधानमंत्री जी को छोड़ा तब तक उन्होंने टोपी
और जैकेट पहना हुआ था। जब हेलीकॉप्टर में घुसे तो बड़े खुश थे और हमारा दिन बहुत अच्छा हुआ। और पूरे विश्व में जो फ़ोटो रोहतांग टनल की थी वो हमारी हिमाचली कैप और जैकेट के साथ थी। और कुछ साल के बाद जब मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय गया, जो तीन मूर्ति पे है दिल्ली में, वहाँ एक सेक्शन है जहाँ इंडिया के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में एक जॉय राइड सी है। उसमें एक बॉम्बे का एक पुल है बहुत बड़ा, वर्ली सी फेस, एक रोहतांग टनल है, एक चेनाब पे जो रेलवे ने पुल बनाया है। और मेरे को प्रधानमंत्री जी का वही फ़ोटो दिखा और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे कार्यकाल में जब मैं सिक्योरिटी का इंचार्ज था प्रधानमंत्री जी के, तो ये हुआ। और मेरे दिल और दिमाग में, जहन में बड़ी अच्छी तरह बैठा हुआ। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। जी 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 जी। और ये सर हिस्टोरिकल फ़ोटो है अब तो? ये तो हिस्टोरिकल फ़ोटो है। अगर आप रोहतांग टनल गूगल करोगे तो प्रधानमंत्री जी की वही फ़ोटो आती है जो हमने लास्ट मिनट पे उनको डिलीवर किया। वेरी गुड टू नो कि इसकी बैक स्टोरी पता चल गई हमको आज। हाँ जी जी जी। थैंक यू सो मच फॉर द डिलाइटफुल कॉन्वर्सेशन। इतनी नॉलेज पैक्ड थी, इतनी इन्फॉर्मेशनल थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ हद तक हम वहाँ हैं। जैसा कि आपने बताया, आपने इंसिडेंट्स बताए, प्रधानमंत्री से लेकर आपके टेररिस्ट इनकाउंटर्स तक, बीच में आपने जो जो स्कैम्स बस्ट करे, आपने एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव दिया जो बहुत कीमती है, बहुत कीमती क्या, इनवैल्यूएबल है, क्योंकि नॉर्मल लोगों को मिल ही नहीं सकता है। आपने आगे इस प्लेटफॉर्म पे यू इनरिच्ड अस ऑल्सो। आई वांट टू थैंक यू प्रोफ्यूसली। Very, very grateful for your time and for your knowledge and for your opportunity and the privilege to be able to do this with you. यू मोस्ट वेलकम रवि जी, आपका बहुत बहुत आभार। Thank you, sir. Thank you so much.